क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। अगर कोई सबूत अपने समय से बाहर का लगता है तो या तो तारीख गलत है या इतिहास अधूरा। एंटी काइथरा मैकेनिज्म के मामले में यही समस्या सामने आती है। यह किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ अपराध नहीं है, न ही किसी एक घटना का परिणाम। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व खुद ऐतिहासिक समय रेखा पर सवाल खड़े करता है। यह वस्तु न तो मिथक है और न ही अनुमान। यह वास्तविक है, दर्ज है और आज भी मौजूद है। 1901 में ग्रीस के पास स्थित एक छोटे से द्वीप एंटीकाइथरा के पास समुद्र में कुछ स्पोंज डाइवर्स खराब मौसम से बचने के लिए नीचे उतरे। वहां उन्हें एक प्राचीन शिपरेक मिला। जहाज में मार्बल की मूर्तियां थीं, ब्रॉन्ज के बर्तन थे, सिक्के थे और कई अन्य सामान्य प्राचीन वस्तुएं थीं। इनमें से कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन उसी मलबे में एक जंग लगा हुआ टूटा फूटा ब्रॉन्ज का ढेर भी था, जिसे शुरू में किसी ने महत्व नहीं दिया। उसे भी अन्य वस्तुओं के साथ एथेंस भेज दिया गया। कई महीनों बाद जब उस धातु के टुकड़े को साफ किया गया तो उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने विशेषज्ञों को असहज कर दिया। उस जंग लगे ढेर के भीतर दांतेदार पहिए थे, गियर्स, ऐसे गियर्स जो किसी सजावटी वस्तु का हिस्सा नहीं हो सकते थे। यह वह क्षण था जब यह खोज एक सामान्य आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से आगे बढ़कर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बन गई। एक्स-रे और सीटी स्कैन के जरिए जब इस वस्तु को देखा गया तो यह साफ हो गया कि यह कोई एक दो पहियों वाला यंत्र नहीं था। इसमें कम से कम 30 से ज्यादा इंटरलॉकिंग ब्रॉन्ज गियर्स थे। ये गियर्स रैंडम नहीं थे। इनके दांत समान थे, स्पेसिंग नियंत्रित थी और रेशियोज स्पष्ट रूप से किसी गणना पर आधारित थे। इस यंत्र पर ग्रीक भाषा में लिखे हुए इंस्क्रिप्ट्स भी मिले, जो साधारण सजावट नहीं लगते थे। वे इंस्ट्रक्शंस जैसे थे मानो कोई उपयोगकर्ता इस यंत्र को पढ़कर समझ सके कि कौन सा डायल क्या दर्शाता है। यहीं पर इतिहास से टकराव शुरू होता है। जिस प्रकार की मैकेनिकल गियरिंग इस यंत्र में पाई गई, वह इतिहास के अनुसार यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले मौजूद ही नहीं थी, जबकि एंटीकाइथरा मैकेनिज्म को पहली शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इसका अर्थ है कि यह तकनीक अपने माने हुए समय से लगभग 1400 साल आगे थी। यह कोई मामूली अंतर नहीं है, यह एक सीधा टकराव है। जांच में यह भी सामने आया कि यह यंत्र सूर्य और चंद्रमा की चाल को ट्रैक कर सकता था। यह लूनर और सोलर इक्लिप्सिस की भविष्यवाणी कर सकता था। इसमें मेटोनिक साइकिल और सारोस साइकिल जैसी खगोलीय अवधारणाएं मैकेनिकली एन्कोडेड थीं। यह सब एनालॉग तरीके से किया गया था, केवल गियर्स के माध्यम से। न बिजली, न डिजिटल लॉजिक, सिर्फ धातु और गणित। इतिहास हमें यह सिखाता है कि प्राचीन यूनान में दर्शन, गणित और एस्ट्रोनॉमी थी, लेकिन इतनी एडवांस्ड मैकेनिकल कंप्यूटेशन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर यह ज्ञान मौजूद था तो यह आगे क्यों नहीं बढ़ा? और अगर यह ज्ञान मौजूद नहीं था तो यह यंत्र बना कैसे? जांचकर्ताओं ने संभावित निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित किया। शिपव्रेक की तारीख और आर्टिफैक्ट्स के आधार पर यह माना गया कि यह यंत्र हेलेनिस्टिक पीरियड का है। उस दौर में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के कुछ बड़े केंद्र मौजूद थे। इनमें से एक था रोड्स। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह यंत्र रोड्स जैसे किसी वैज्ञानिक केंद्र में बनाया गया हो सकता है। यहां से एक नाम बार बार सामने आता है, हिपार्कस। हिपार्कस की लूनर मोशन की गणनाएं और इक्लिप्स मॉडल्स इस यंत्र में पाए गए गियर रेशियोज से मेल खाते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन सिरकमस्टेंशियल एविडेंस को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एक दूसरा संदर्भ रोमन लेखक सिसेरो के लेखों से आता है। सिसेरो ने ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस का उल्लेख किया है जो ग्रहों की चाल दिखा सकते थे और जिन्हें आर्किमिडीज से जोड़ा गया था। यदि सिसेरो का वर्णन सही है तो इसका अर्थ यह है कि ऐसी मशीन्स केवल कल्पना नहीं थीं, वे वास्तविक थीं और एलीट वर्गों में जानी जाती थीं। इंजीनियरिंग एनालिसिस इस केस को और जटिल बना देता है। ब्रॉन्ज कास्टिंग उस समय जात थी,
लेकिन इतनी यूनिफॉर्म और प्रिसाइज गियरिंग के लिए जिस स्तर की मशीनिंग चाहिए, उसका कोई स्पष्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इस यंत्र में प्रोटो डिफरेंशियल गियरिंग जैसी अवधारणाएं भी मौजूद हैं, जो मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत बाद में आईं। यदि यह सही है, तो इसका मतलब यह होगा कि एंशिएंट इंजीनियर्स केवल कारीगर नहीं थे, बल्कि सिस्टम्स थिंकर्स थे। इस यंत्र पर मौजूद इंस्क्रिप्शंस विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे केवल लेबल्स नहीं हैं, बल्कि एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं। यह संकेत देता है कि यह यंत्र किसी प्रयोग के लिए नहीं, बल्कि उपयोग के लिए बनाया गया था। इसका मतलब है कि इसे पढ़ने और समझने वाले लोग मौजूद थे। यह कोई अकेला प्रोटोटाइप नहीं था। फिर सवाल उठता है, वे लोग कहाँ गए और उनका ज्ञान क्यों नहीं बचा? सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि एंटी काइथरा मैकेनिज्म अपने प्रकार का अकेला उदाहरण है। आज तक ऐसा कोई दूसरा यंत्र नहीं मिला, कोई वर्कशॉप नहीं मिली, कोई मैनुअल नहीं मिला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एब्सेंस को भी एविडेंस माना जाता है, और यहाँ एब्सेंस बहुत भारी है। एक व्याख्या यह दी जाती है कि रोमन एक्सपेंशन और बाद के अपहेवल्स के दौरान ग्रीक साइंटिफिक सेंटर्स नष्ट हो गए। ज्ञान की कंटिन्यूटी टूट गई। विज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसे कॉपी किया जाए, और संभव है कि इस तकनीक को वह संरक्षण कभी नहीं मिला। एक दूसरी व्याख्या यह है कि यह ज्ञान एलीट वर्ग तक सीमित था और आम समाज तक कभी पहुंचा ही नहीं। यह केस अंततः एक असहज सवाल पर आकर रुकता है। क्या यह संभव है कि एंशिएंट वर्ल्ड हमारी टेक्स्ट बुक से कहीं अधिक एडवांस था और हमने बाद में उस कॉम्प्लेक्सिटी को सरल बनाकर पेश किया? इतिहास अक्सर वही लिखता है जो बच जाता है। जो नष्ट हो गया वह रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता। आज एंटी काइथरा मैकेनिज्म नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा हुआ है। आधुनिक तकनीक से इसके कई मॉडल्स बनाए गए हैं, सिमुलेशंस किए गए हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। हर थ्योरी में असम्पशंस हैं, हर रिकॉन्स्ट्रक्शन अधूरी है। यह कोई एलियन आर्टिफैक्ट नहीं है, यह इंसानों द्वारा बनाया गया यंत्र है, और यही बात इसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। यह हमें यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि मानव इतिहास की हमारी समझ अधूरी हो सकती है। क्राइम डॉक्यूमेंटेशन की भाषा में यह केस आज भी खुला है। सबूत असली हैं, क्षमता को कम आंका गया है, समय रेखा में टकराव है, मकसद स्पष्ट नहीं है, और जवाब अधूरे हैं। और शायद एंटी काइथरा मैकेनिज्म का सबसे बड़ा अपराध यही है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपने अतीत के बारे में जो मान लिया है वह पूरा सच नहीं हो सकता। ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।